चलो आज के फिर एक न्यू वीडियो के साथ और एक नया चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ मोशन। इसके अंदर बहुत सारे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे। जैसे कि तुम्हें मालूम होगा कि बस का ब्रेक लगने से हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं, और स्टार्ट जब बाइक करते हैं तो हम पीछे की तरफ क्यों मुड़ते हैं। इन सब चीजों के बारे में बहुत प्रैक्टिकली और इंटरेस्टिंगली बात करेंगे। तो पिछले बार हमने 9th का फर्स्ट चैप्टर खत्म करा था, दैट इज मोशन चैप्टर, बहुत आसानी से और बहुत कंसेप्ट क्लियर करके खत्म करा था। अगर तुम उस वीडियो को नहीं देखे तो तुम जाके देख सकते हो उस वीडियो को, तुम्हारा सारा जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और मोशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। प्लस हमने क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो भी डिटेल में डाल रखा है चैनल पे। मतलब एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी के। सो उस वीडियो को देख लो और देखने के बाद फिर अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, इन टेक्स्ट हो या फिर एक्सरसाइज हो या फिर कहीं के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तुम्हें आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। उससे पहले अगर तुम इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस या फिर नॉलेजेबल थोड़ी सी भी लगी है तो लाइक करो वीडियोस को, ताकि और ज्यादा अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ और इंटरेस्ट के साथ मैं पढ़ाऊं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं कि इस चैप्टर हमें किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो पहले कंटेंट हम लिख देते हैं कि किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर तुमको मेनली फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ाएंगे और फोर्स क्या क्या कॉज कर सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड जो टॉपिक होगा जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा वो होगा हमारे पास गैलीलियो का स्पेलिंग ही भूल गई मैं। सेकेंड जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के। गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट दिया था। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अगर तुमने मोशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिजिक्स का जो कि फर्स्ट चैप्टर है मोशन चैप्टर, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो तुम इस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। मतलब मोशन का 90% जो कंटेंट है वो कंटेंट इस चैप्टर में यूज होने वाला है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, एडवाइस कर रही हूँ, तुम चाहो तो सबसे पहले जाओ मोशन के सारे चैप्टर सारे टॉपिक्स को क्लियर करके आओ, जो कि मैंने वीडियो में डाल रखा है चैनल पे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ो, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर तुम नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो में 90% कोशिश करूंगी कि तुमको बहुत आसानी से सब चीज क्लियर हो जाए। और वहां पे जो हमने बात किया है थोड़ा सा इधर भी कर देंगे, ताकि जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, सिर्फ हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक, दैट इज फोर्स से। तो फोर्स से अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है फोर्स। वो आता है फोर्स। तो तुम्हें क्या मालूम है फोर्स के बारे में? फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश या फिर पुल करते हैं तो उस पुशिंग और पुलिंग जो हम फिनोमिना कर रहे हैं इसको फोर्स कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को पुश करना है या फिर किसी चीज को पुल करना है, ये फोर्स कहलाता है। देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। लेकिन सेकंड चैप्टर जो होता है ना वो बताता है कि वो मोशन क्यों हुआ है, किसके वजह से मोशन हुआ है। रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट पे कैसे हो गया है, तो मोशन का कॉज क्या है या फिर रेस्ट का कॉज क्या है, ये हम सेकंड चैप्टर में बात करते हैं, एंड दैट इज फोर्स। इसीलिए ये मोशन फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये जो सीरीज में आएंगे ना ये सब आपस में रिलेटेड है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बाद एक स्टेप वाइज हम चैप्टर पढ़ेंगे। सो वहां पे हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि मोशन को कॉज कौन करता है, तो वो होता है फोर्स। तो फोर्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले बात की फोर्स का अगर हमें डेफिनेशन लिखना होगा एनसीईआरटी बेस्ड, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज the push and pull of an object. I think it is visible to all. Of an object is known as it is defined as the push and pull of an object. हम यहाँ तक लिख के छोड़ सकते हैं। So ये जो डेफिनेशन जो तुमको दिख रहा है ना, ये डेफिनेशन एनसीईआरटी बेस्ड है। तुम चाहो तो जितना जिस बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ उस चीज को तुम नोट्स में बेफिक्र होकर लिख लो, कोई टीचर नहीं काटेगा, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस नोट्स को काट दे। क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी पढ़ाती हूँ 9th 10th को साइंस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे भी एक्सपीरियंस है कि कैसे पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया कि फोर्स क्या होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम पुश करो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम पुल करो, इसको हम फोर्स कहते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहां का जो डोर होता है उस पर लिखा होता है पुश, रेड कलर में लिखा होगा पुश। अंदर जाओगे तो लिखा होगा पुल। तो बाहर से हम क्या करते हैं, बाहर से हम उसको पुश करते हैं। पुश जब किए तो हमने क्या किया, फोर्स लगाया। जब हम पुश किए तो इसको फोर्स कहेंगे, और जब हम अंदर से उसको पुल करते हैं दरवाजा खोलने के लिए तो उसको उस पुलिंग को हम क्या कहते हैं, उसको भी फोर्स कहते हैं। तो फोर्स और कुछ नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम पुश कर दो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम पुल कर दो तो उसको फोर्स कह दिया जाता है। अब आता है हमारे पास दूसरा चीज कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट फोर्स का क्या होता है? तो देखो फोर्स का खोज कौन किए थे?
फोर्स का खोज कौन किए थे? फोर्स का खोज किए थे आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो थे वो फोर्स का खोज किए थे, इसीलिए उनका एसआई यूनिट जो है उन्हीं के नाम पे आ गया, एंड दैट इज न्यूटन। तो एसआई यूनिट क्या होता है? तुम कैपिटल एन लिख दो या फिर न्यूटन लिख दो। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। आई थिंक यहाँ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी याद करो कि हमने पिछले क्लास में मतलब मोशन वाले क्लास में एक चीज पढ़ा था, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तुम्हें याद होंगे है ना। यहाँ पे मैंने कोना पे एक बताया था कि आगे वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से यूज होने वाला है ना, बहुत अच्छे से यूज होने वाला है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या था? याद करो, स्केलर क्वांटिटी क्या था? वैसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोल रहे थे। और दूसरा हमारे पास कौन सा था? वेक्टर क्वांटिटी था। और वेक्टर क्वांटिटी क्या था? जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर है प्लस उसके पास डायरेक्शन है कि 5 न्यूटन साउथ डायरेक्शन में, 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी है, तब हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अब बताओ फोर्स जो है, ये फोर्स क्या है? इस फोर्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है तुम्हारा? फोर्स है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी दरवाजे को पुश कर रहे हो तो इनर वार्ड में कर रहे हो, मतलब एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हो। किसी चीज को पुल कर रहे हो तो किसी डायरेक्शन अपनी तरफ पुल कर रहे हो, तो हम एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, है ना। किसी चीज को, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को हमको किक मारने है ना, तो किक मारने है तो हमको मालूम होता है कि किस जगह पे किस डायरेक्शन में किक मारने है, तो उस डायरेक्शन में हम फुटबॉल को किक मारते हैं, समझे। जैसे मुझे इस मार्कर को पुश करना है, तो मेरे को मालूम है कि इस मार्कर को उस डायरेक्शन में पुश करना है, तो मैं इधर पुश करूंगी, तो मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है प्लस डायरेक्शन भी है। इसीलिए फोर्स जो होता है ना हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब अगर तुम भूल गए हो तो मैं यहाँ पे लिख दूं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, तो हम क्या बोलते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एसआई यूनिट तो होता है न्यूटन, पर इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं सीजीएस यूनिट। एक और यूनिट होता है जिसको कहा जाता है सीजीएस यूनिट। तो ये यूनिट ना पहले यूज करा जाता था, अब बहुत कम यूज करा जाता है। जैसे सेंटीमीटर जो है वो हमारा सीजीएस यूनिट है, तो बहुत कम यूज करा जाता है, या फिर छोटे छोटे किसी भी चीज को छोटा करने के लिए यूज करा जाता है। तो सीजीएस यूनिट में 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ये डाइन क्या है? सीजीएस यूनिट है। फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन होता है और फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हमारे फोर्स के बारे में बात। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं कि फोर्स और क्या। देखो हमारे पास 3 टॉपिक पढ़ना था, फोर्स पढ़ना था, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट पढ़ने थे, और हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना था। तो अभी हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले फोर्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, उसके बाद गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे, ठीक है। सो गैलीलियो, यहाँ पे फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दिया है। अब आता है एक क्वेश्चन कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, मतलब फोर्स जो है वो क्या क्या इफेक्ट शो करता है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है फोर्स के बारे में वो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है। तो चलो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे इफेक्ट लिख दिया है, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या क्या होता है। तो पहला इफेक्ट, चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। मतलब स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब वो स्टेट नहीं कि बिहार स्टेट, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट नहीं, इट इज नॉट राज्य, इट इज स्टेट। स्टेट मतलब किस पोजीशन में है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसका 2 स्टेट हो सकता है ना। ऑब्जेक्ट का 2 स्टेट हो सकता है, या तो वो रेस्ट स्टेट में हो सकता है या तो वो मोशन स्टेट में हो सकता है। तो क्योंकि तुम क्लास 9th में हो तो अभी तक तुमको स्टेट का मतलब यही मालूम होगा कि राज्य। नहीं भाई नहीं, हम साइंस पढ़ रहे हैं। अब स्टेट का मतलब अलग हो जाता है। अब स्टेट का मतलब पोजीशन, किस पोजीशन में है। अगर मैं रेस्ट में खड़ी हूँ तो मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ, अगर मैं मोशन कर रही हूँ तो मैं स्टेट ऑफ मोशन में हूँ। सो पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स है, मान लो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी मतलब ये रेस्ट पे है, मैं क्या की इस पे फोर्स लगा रही हूँ। अब मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ तो ये क्या करने लगा? मोशन करने लगा। तो पहले तो ये स्टेशनरी था, है ना, पहले ये रेस्ट पे था, पर जैसे ही मैंने फोर्स लगाया ये मोशन करना शुरू कर दिया। तो किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हम मोशन में ला सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो तुम्हारे दोस्त का साइकिल का ब्रेक फेल हो गया है ना, और वो साइकिल चला रहा है। अब उसको रोकने के लिए ब्रेक तो है नहीं, तो तुम क्या करोगे? आगे से जाके उसको रोकने की कोशिश करोगे, है ना, नहीं तो पीछे से उसको पकड़ोगे ताकि वो रुक जाए, कुछ दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट वगैरह ना हो, है ना। तो तुम क्या करोगे? फोर्स लगाओगे। तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को तुमने फोर्स लगाया तो वो रुक गया। तो हम बोलते हैं कि फोर्स जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, प्लस फोर्स जो है किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकता है, ठीक है।
सेकंड जो आता है वो, फर्स्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो आता है वो होता है चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं तो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर स्पीड बढ़ सकता है। कैसे? जैसे मान लो कि कोई साइकिल चला रहा है, अभी धीरे धीरे चला रहा है, हम क्या किए, हम गए और उसको पीछे से फोर्स लगा दिए, तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो और तेज भागेगा। तो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स लगा दिया तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, मतलब वो स्पीड अप हो जाता है। मतलब स्पीड बढ़ जाता है तो हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन करने लगता है। स्पीड का बढ़ना एक्सीलरेशन कहलाता है, स्पीड का घटना रिटार्डेशन कहलाता है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है मोशन चैप्टर के अंदर, है ना। तो स्पीड बढ़ा देते हैं जब हम फोर्स लगाते हैं। डन। अब आता है जो हमारे पास आता है तीसरा बात, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, उसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी चीज मूव कर रहा है, अगर हम चाहें तो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। जब कोई कार चलाता है, फिर बाइक चलाता है, टर्निंग पॉइंट होता है या फिर वहां से रिटर्न करना होता है, तो हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा के तब मूव कराते हैं, तो इससे क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो डायरेक्शन हम आराम से चेंज कर सकते हैं किसी भी मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स लगा के। और लास्ट जो बचता है वो आता है चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे शेप एंड साइज अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है। जैसे हमारे पास स्पॉन्जी बॉल होता है, सबके पास होते हैं, तो स्पॉन्जी बॉल को जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, एकदम सिकुड़ जाता है ना, एकदम सिकुड़ जाता है। जब उसको फिर से हम रिलैक्स स्टेट में छोड़ देते हैं तो फिर से वो क्या करता है, अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो उससे क्या होता है, शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये होता है हमारी इफेक्ट ऑफ फोर्स की फोर्स के कारण से क्या क्या हो सकते हैं। ये चारों पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। ऐसे माउथ पे स्पीड चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज होता है, प्लस शेप एंड साइज चेंज होता है। बस इससे ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी फोर्स के बारे में थोड़ी सी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये फोर्स कितने टाइप्स का होता है। तुमने बहुत पढ़ा होगा ना, रोलिंग फोर्स, रोटेशनल फोर्स और क्या पढ़ते हो, ट्रांसलेटरी फोर्स और प्रोजेक्टाइल तो खैर 12 में होता है, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, रैंडम, ऐसे बहुत सारे फोर्स हम पढ़ते हैं। सर वो तो मोशन में आता है, तो ऐसे बहुत सारे हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। बट यहाँ पे तुम्हें ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे बहुत सारे फोर्स आएंगे जो कि हमको पढ़ने आएंगे ऑफकोर्स। तो यहाँ पे हम उतने सारी बातों का उतने सारे टॉपिक्स का बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे फोर्स को बहुत छोटा कर दिया है। मतलब टाइप्स ऑफ फोर्स जो है ना वो 2 टाइप्स का होते हैं, 9th क्लास में हमें पढ़ना होता है। तो चलो अब टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ी सी जल्दी बात करें। तो चलो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज टाइप ऑफ फोर्स, कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9th क्लास में हम टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हमारा 2 टाइप्स जाता है, एक आ जाता है बैलेंस्ड फोर्स और एक आ जाता है हमारे पास दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो 9th क्लास में सिर्फ तुमको 2 ही टाइप्स के फोर्स पढ़ने होते हैं, एक बैलेंस्ड फोर्स पढ़ना होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। अब भाई बात आता है कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो देखो अगर तुमको यहाँ पे समझाया जाए तो एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक में इधर से मैं तुमको 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। अगर इधर से भी सेम 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाया जा रहा है तो बताओ यहाँ पे 10, मान लो इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, उधर से भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा? क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे ना, तब हम उस फोर्स को कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स मैंने लिखना भूल गया, फोर्स अमाउंट ऑफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। मतलब जब दोनों डायरेक्शन से सेम अमाउंट का फोर्स, यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगे, यहाँ पे 5 न्यूटन लगे तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन लगे, तो जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहे और इक्वल अमाउंट ऑफ न्यू फोर्स लगे तब हम उसको कहते हैं कि वो बैलेंस फोर्स होता है। नेक्स्ट अगर मान लो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से मैंने लगाया 15 न्यूटन का फोर्स। तो बताओ क्या ऑब्जेक्ट ये मूव करेगा? ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से 5 न्यूटन का ही फोर्स दिया जा रहा है और वहां से 15 न्यूटन का फोर्स दिया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है तो ये इस डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगा। तो यहाँ पे बॉडी जो होगा वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास देखो फोर्स जो है वो अलग अलग अमाउंट के लग रहे हैं, एक तरफ 5 न्यूटन और दूसरी तरफ 15 न्यूटन लग रहे हैं। तो बोला जाता है कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स आर अप्लाइड। जब अलग अलग अमाउंट का फोर्स अप्लाइड होता है ना एक ऑब्जेक्ट पे, तब हम उसको कहते हैं कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब अलग अलग अमाउंट के फोर्स हैं। अब देखो ये ऑब्जेक्ट क्या मूव कर रहा था? नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो रेस्ट पे रहता है और ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे 0। अब एक वर्ड आता है ना हमारे पास नेट फोर्स, यहाँ पे देखो नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। यहाँ पे नेट फोर्स जो होता है ना वो 0 होता है। 0 क्यों होता है? अब नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं? मान लो यहाँ पे हमने बोला नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इसके लगाएंगे तो क्या होगा, 10 - 10 कितना होगा, 0। तो 0 न्यूटन का फोर्स मतलब नेट फोर्स 0 हो गया। यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, जो बड़ा वाला होगा उसमें से छोटे वाले फोर्स को घटा दो तो कितना हो गया, 10 न्यूटन। मतलब 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में निकल रहा है। तो ये जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास नेट फोर्स आ रहा है ना, इसको हम नेट फोर्स कह रहे हैं या फिर हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं।
तो यहाँ पे देखो बैलेंस्ड फोर्स के अंदर हमेशा नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट में निकल के आएगा, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 200 न्यूटन ऐसे निकल के आते हैं। नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो स्पीड इज कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होता है, अब जरूरी नहीं है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स जो है इक्वल अमाउंट में लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा स्टेट पे ही रहेगा, है ना। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होता है, अगर किसी बॉडी के अंदर स्पीड कांस्टेंट है तो वो भी बैलेंस्ड फोर्स में ही आता है। जैसे मान लो कि कोई बाइक चला रहा है और उस बाइक, मान लो तुम ही बाइक चला रहे हो और बाइक का तुम्हारा स्पीड जो है वो मान लो कि तुम 30 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, या फिर 30 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, और उसी 30 किलोमीटर को तुम चलाते जा रहे हो, मतलब तुम्हारा स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वो सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर पे ही चला रहे हो, तो तुम्हारा स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो बताओ जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑफ कोर्स फोर्स में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो जो फोर्स लग रहा होता है फ्रिक्शन और हमारे बाइक के बीच में का, वो फोर्स बैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस नहीं होता। तो कोई मूविंग चीज है, अगर वो कोई मूविंग चीज है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तब भी हम उसको बैलेंस्ड फोर्स ही कहते हैं, उसको अनबैलेंस नहीं कहेंगे, है ना। उसको भी हम बैलेंस, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं रहा, मतलब कभी 30 से चल रहा है, कभी 20 स्पीड से चल रहा है, कभी 40 से चल रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड, तब उसको हम अनबैलेंस्ड कह सकते हैं। ठीक है, बढ़ाओगे स्पीड तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, घटाओगे स्पीड तो रिटार्डेशन होगा, और अगर सेम स्पीड से चला रहे हो तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को हम बैलेंस फोर्स बोल सकते हैं, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसको हम अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। तो अब आता है नेक्स्ट, मे बी इन रेस्ट और मोशन। अगर बैलेंस फोर्स है तो कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे हो सकता है, या फिर जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेस्ट में ही हो, मोशन में भी हो। मोशन में तब रहे जब उसके पास स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। और अनबैलेंस में तो हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, हमेशा मोशन में रहेगा, रेस्ट पे तो हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ हमारे पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स का डिफरेंस यहाँ पे मैंने दे रखा है। तुम चाहो तो इस डिफरेंस को छाप सकते हो एज इट इज, कोई गड़बड़ नहीं आएगा, कोई टीचर कहीं पे भी कोई मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक दे दिया गया है, यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स, फिर यहाँ पे मान लो 5 न्यूटन का फोर्स, और यहाँ पे मान लो 50 न्यूटन का फोर्स। तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स को हम कैसे निकालेंगे? F2 माइनस F1 करके, मतलब F2 माइनस F1। तो F2 कितना है तुम्हारा? 15 है, F1 कितना है? 10। अब प्लस कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस 15 यानी 0, यानी ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा, यानी कैसा फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे फोर्स बना के तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के लिए। चलो, तो यहाँ पे हमारे फोर्स के बारे में, फोर्स का जो टॉपिक होता है वो खत्म हो जाता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज गैलीलियो गैलीली का एक्सपेरिमेंट।